हमारे देश में लीगल रिफॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए लोकसभा के अंदर अभी कुछ 3 नए बिल्स प्रेजेंट किए गए हैं जो कि हमारे पुराने वाले ऐसे कोड्स को रिप्लेस करने का या फिर मॉडिफाई करने का बात करता है। तो आज के टाइम पर इंडियन पीनल कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे ये जो पुराने बिल्स हैं, इनका आज कितना महत्व है, इनको किसने बनाया था और उसके पीछे उनका क्या थॉट रहा होगा उस टाइम पर। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857 इन सब के पीछे कैसे रेस्पॉन्सिबल था। तो आज के इस डिस्कशन में इन सभी मुद्दों पर बात कर। लोकसभा में अभी 3 जो नए बिल्स टेबल किए गए हैं उसमें से एक है भारतीय न्याय संहिता बिल, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल और तीसरा है भारतीय साक्ष्य बिल। ये आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस या फिर मॉडिफाई करने की बात करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इन लॉज को अप्रोक्सीमेटली जब 160 ईयर्स पहले बनाया गया था तो ये लोग ब्रिटिश एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के लिए या फिर उनके फाउंडेशंस को इंडिया में स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस थॉट प्रोसेस के साथ इन कोड्स को डेवलप किया गया था। ये एक तरीके के ब्रिटिश कॉलोनियल स्टैम्प्स हैं इंडिया के ऊपर जो कि शायद उस टाइम के कॉमन पीपल ऑफ इंडिया को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया। इंडियन पिनल कोड जिसको कि 1860 में इनैक्ट किया गया था, लेकिन उसको फोर्स में लाया गया था जनवरी 1, 1862 में। ये अभी तक का पूरे विश्व का लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग कोड है और ये अभी तक चल रहा है, तो जायज सी बात है कुछ तो अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ इसको डेवलप किया होगा। लेकिन हम सबको पता है कि समय का पहिया घूमता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। उस टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनीज बहुत तेजी से फैल रही थी और इंडिया में भी उसी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए ये उसका एक बाई प्रोडक्ट है। कुछ लीगल स्कॉलर्स का ये मानना है कि इट रिप्रेजेंट्स द डेंजर ऑफ perpetuating the moral judgments, values and policies of a bygone era। और इनफैक्ट ये 1860 में तो बनाया गया था, लेकिन इसके बारे में थॉट प्रोसेस तो शायद इससे 20 साल पहले ही शुरू हो गई थी। लेकिन आखिरकार इन कोडिफिकेशंस की जरूरत क्या पड़ी? उस टाइम पर इंडिया के पास भी तो बहुत सारे ऐसे लॉज हुआ करते होंगे। तो बात शुरू तब हुई थी जब ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्सपैंड होना शुरू किया और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत डिफिकल्टी फेस की, स्पेशली लीगल स्फीयर्स में। इंडिया के पास कुछ पहले से ही ऐसे कोडिफिकेशंस प्रेजेंट थे और इवन ब्रिटिशर्स के पहले भी कुछ पार्लियामेंट्री चार्टर्स और एक्ट्स के साथ साथ इंडियन लेजिस्लेशन 1833 के बाद वाला जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेशंस, इंग्लिश के कुछ कॉमन लॉज, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और ऐसे बहुत सारे कस्टमरी लॉ थे जो उस टाइम पर भी प्रिवेल करते थे। लेकिन उस टाइम पर थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, ये एक लीडिंग लीगल माइंड जो कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट पर बिलीव करते थे। उन्होंने कोडिफिकेशन की जरूरत समझी। उनको लगा कि अगर हमें इंडिया को मॉडर्निटी के रास्ते पर ले चलना है या फिर उस सोसाइटी से बैकवर्डनेस को हटाना है, जैसा कि ब्रिटिश लोग हमेशा बोलते भी थे कि वो लोग एक सिविलाइजिंग मिशन पर निकले हुए हैं, उसको अगर प्रॉमिस करना है तो उसके लिए कोडिफिकेशंस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हर थॉट के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है और मैकॉले के इस थॉट के पीछे एक इंग्लिश फिलोसोफर जेरेमी बेंथम का हाथ था। जेरेमी बेंथम को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से जानते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल बोलता है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो जो भी इस रूल पर खरा उतरता है वहां पर ये रूल्स लग जाते हैं। बेंथम का ये भी मानना था कि इंग्लैंड का जो लीगल सिस्टम है वो बहुत ही कम्बरसम है और वो सेंचुरीज का बनाया हुआ कुछ ऐसा लेजिस्लेशन है जिसके ऊपर ये चल रहा है। तो उनको ये लगा कि अगर इन सभी लॉज को रिप्लेस करके अगर हम एक कंप्लीट कोड ऑफ लॉज लेते हैं जो कि सिंपल एक सेट ऑफ रीजंस होगा लोगों के लिए, ना ही लोगों को सिर्फ वो ओबे करने के लिए बोलेगा बल्कि उनको रीजन भी बताएगा कि उनको ये लॉज ओबे क्यों करनी चाहिए। इस यूटिलिटी के प्रिंसिपल से ना सिर्फ रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश होगा बल्कि एक यूनिवर्सल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आएगा। मतलब कि हम लोग लॉ ऑफ ऑल नेशन बना सकते हैं जहां पर इंग्लैंड और बंगाल एक ही लॉ के अंदर रूल किए जा सकते हैं। और मैकॉले के लिए तो ये इस बात का भी साक्ष्य बनता जा रहा था कि इंडिया जैसे देश में एक अनरिटन कोड फॉलो होता है और अनरिटन कोड भी कभी कभी बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। ये जुडिशियल डिस्क्रिशन को भी बढ़ावा देता है, कोई कुछ भी रूलिंग्स बना देता है। तो इसीलिए एक लीगल सिस्टम का होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था तो उसके साथ साथ एक लॉ कमीशन क्रिएट किया गया था मैकॉले के अंदर, जिससे कि इंडियन सिविल सोसाइटी को थोड़ा हम मॉडर्नाइज कर सकें, कॉलोनियल गवर्नेंस की भाषा सिखा सकें। तो उस टाइम के कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैकॉले ने अपना
टास्क शुरू किया क्रिमिनल लॉ के ऊपर फोकस करने से। उन्होंने अपना पहला वर्जन ऑफ आईपीसी 1837 में प्रेजेंट किया। लेकिन इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इन्होंने इंडियन लॉज जो कि उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे थे उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया और इस पूरे आईपीसी की बेस को ब्रिटिश कॉमन लॉ के आधार पर ही बना दिया। कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि आईपीसी रिप्रेजेंट्स द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ इंग्लिश लॉ इन इंडिया, नॉट बिकॉज इंडियन लॉ वॉज प्रिमिटिव बट बिकॉज इंग्लिश लॉ नीडेड रिफॉर्म। एक तरफ इंग्लैंड था जहां पर किसी भी मेजर लीगल रिफॉर्म्स को लाने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता था, वहीं पर मैकॉले को पूरी छूट दी गई कि आप अपने हिसाब से आईपीसी के सभी सेक्शंस को या फिर सभी कोड्स को डिफाइन कीजिए। लेकिन किसे पता था कि इस आईपीसी को इनैक्ट होने के लिए एक सिंपल सी म्यूटिनी की जरूरत है, द रिबेलियन ऑफ 1857। जी हाँ, मैकॉले उस टाइम पर सभी जगहों पर जाके सबसे बातचीत करते हुए आईपीसी फ्रेम करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन कई सालों तक आईपीसी को धूप की किरणें नसीब नहीं हुई, मतलब वो बाहर किसी के सामने आ नहीं पाए। कुछ फेमस राइटर्स का ये भी कहना है कि उसको किसी गवर्नमेंटल या लेजिस्लेटिव इनर्शिया के कारण रोक दिया गया था। बहुत सारे यूरोपियन रेसिडेंट्स थे जो कि ये नहीं चाहते थे कि वहाँ इंडिया के जो इंडिजिनियस लोग हैं क्या उनको हमारे जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर में रहने वाले लोगों के बराबर लॉज दिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे गवर्नर जनरल भी थे उस टाइम पर, जैसे कि ऑकलैंड, एलनबोरो, जो ये मानते थे कि ऐसे किसी कोड की जरूरत ही नहीं है। और उस टाइम पर आप सबको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पर्टिकुलर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, ना कि ब्रिटिश क्राउन का। लेकिन फिर आता है रिवोल्ट ऑफ 1857। कुछ राइटर्स इसको रिबेलियन भी बुलाते हैं, जो कि गलत है। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का डिमाइस घोषित करता है और साथ ही साथ 1858 में ब्रिटिश क्राउन उसको ओवरटेक करेगा, इसका एक रास्ता बनाता है। जिस प्रकार से इंडियन सिपॉयज ब्रिटिश क्लेम्ड टेरिटरी को बहुत तेजी से गिराते हैं और अपना अस्तित्व वापस स्थापित करते हैं, उन्होंने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला के रख दिया था। इंडियन सिपॉयज के ऐसे रिप्रेसिव रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए कुछ इंग्लिश पॉलिटिकल क्लास उस टाइम पर ये समझ रहे थे कि जो भी ब्रिटिश के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है या फिर ब्रिटिश रूल की लेजिटिमेसी है, उसको इस टाइम पर यहाँ पर फॉलो करना बहुत जरूरी है और शायद यही एक रीजन बना आईपीसी को इनैक्ट करने का।